स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। हम लोग का चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। क्या चैप्टर है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये तीनों है क्या, ठीक है। तो आप लोग जितने भी केमिकल्स जानते हो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, है ना। एक होगा एसिड, बेस या फिर सॉल्ट, ठीक है ना। आप ऐसा अभी समझ के चलो, ठीक ना। फिर इसको और ब्रॉड में समझाएंगे नेक्स्ट 11th में, आप लोग समझोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। लेवोइजर एंड डेवी studied the term acids, bases and salts on both scientific lines. Their findings say that all acids compulsorily have hydrogen. सभी एसिड के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन as their constituent element in the form of proton H+, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा आपका? प्रोटॉन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? प्रोटॉन के फॉर्म में। प्रोटॉन मतलब H+, है ना, है ना, H+। ये जो H+ यहाँ आपको दिख रहा, दिस इज योर हाइड्रोजन है। कौन सा आयन है? हाइड्रोजन, ठीक है। आप ऐसा एक टर्म भी समझ के रख सकते हो, H- आयन को हाइड्राइड आयन क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हुआ हाइड्रोजन है, क्लियर। अब उसके बाद जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जांपल में बोला, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये सब एग्जांपल्स में आप सोच सकते हैं। ऑल बेसिस आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड O2- और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सॉल्यूशन। बेसिस को किस तरीके से शुरुआत में डिफाइन किया गया? शुरुआत में उसको डिफाइन किया गया कि बेसिस जो है वो आइदर मेटेलिक ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे आपके? मेटेलिक ऑक्साइड। कौन किया ये याद रखना है, लेवोइजर और डेवी, है ना। मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होंगे, या तो मेटल के ऑक्साइड होंगे या तो मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे, और अमोनिया का सॉल्यूशन। और दूसरा क्या बोला ये? अमोनिया सॉल्यूशन, क्लियर है। एग्जाम्पल कॉपर का ऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इन सबका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख दे रहा, आप याद रखना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2SO4, ठीक है। ये सब आप लोग अपने से जानते हो, फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। पॉलीएटॉमिक आयंस आप लोग को ऑलरेडी भी ये सब, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है आपका? कॉपर ऑक्साइड। ये होगा CuO। क्या होगा? CuO। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, NaOH। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम आयन क्या होता है? NH4+ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? NH4OH। कोई दिक्कत? क्योंकि OH के ऊपर -1 का चार्ज। कोई दिक्कत? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन बात ये है ना, ये सब पुराना डेफिनेशन, ये सब क्या है आपका? पुराना डेफिनेशन। पुराना डेफिनेशन किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं वो चीज समझो। जैसे जैसे साइंस में आपका एटॉमिक मॉडल आते गया, उसी हिसाब से बॉन्डिंग को समझा गया, और उसी हिसाब से एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का भी क्या आया? थ्योरी आते गया, ठीक है। आगे धीरे धीरे करके एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की थ्योरी पे, और जब ये हुआ तो सारा चीज बोल सकते हो केमिस्ट्री में लास्ट में जाकर के इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हो। किसके बेसिस पे हो गया? इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस। ऐसे तीनों थ्योरी समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे आप सिर्फ H+ से ही समझ सकते हो, वहां पे जरूरी नहीं है आप इलेक्ट्रॉन्स का फंडा इस्तेमाल करो, आसानी से समझ जाओगे। तो तीनों ही थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक का लिमिटेशन दूसरा दूर करता है, दूसरा का लिमिटेशन तीसरा दूर करता है। 3 थ्योरीज है कुल मिलाकर। सबसे पहले लेवोइजर और डेवी ने ये एसिड्स एंड बेसिस का ये पर्टिकुलर डेफिनेशन। इसके बाद का डेफिनेशन दिया आपका सॉल्ट। सॉल्ट का डेफिनेशन क्या पड़ा वो जो, ठीक है। इनके हिसाब से, किसके हिसाब से? लेवोइजर और डेवी के हिसाब से।
तो उसके बाद है सॉल्ट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को समझते हैं तो किसके हिसाब से, लेवोइजर और डेवी के हिसाब से। ऑल सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और नॉन मेटेलिक अमोनियम आयंस NH4+। कोई दिक्कत? जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है आपका है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है सोडियम क्लोराइड। ये किससे बना होगा, ये बना होगा आपका NaOH और HCl। किससे बना होगा, ये एसिड है, ये आपका क्या है, अच्छा यहाँ पे एक्वस लिख लेना, क्योंकि हम लोग जब लैब में करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन ही लेंगे। क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये NaCl भी क्या बना होगा, एक्वस। अब प्लस एक चीज यहाँ और फॉर्म हुआ होगा, वाटर। तो जब एसिड एंड बेस बेस के रिएक्शन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट। लेकिन लेवोइजर अपने हिसाब से बोलता है कि उसमें भाई हाइड्रोजन हटेगा एसिड से, उसका ऐसा कहना है, ये जरूरी है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये आगे के चल के हम लोग एक एक दूसरे थ्योरीज में समझते चलेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले पहले जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का डेफिनेशन किसी ने दिया था, वो कौन थे, वो थे आपके लेवोइजर और डेवी, ठीक है, इन्होंने दिया था। इसके बाद के डेफिनेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, एसिड्स। एसिड सब, अब चल बात करते हैं हम लोग एसिड्स के बारे में। एसिड कहाँ से आया है वर्ड, तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है, एसिडस। कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड एसिडस। इसका मतलब होता है खट्टा, इसका मतलब क्या होता है, सार। सार मतलब खट्टा है, ठीक है। In fact, the sour taste of some foods is due to acids they contain. किसी चीज का अगर खट्टा टेस्ट है तो समझ लेना उसमें क्या है, एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब एसिड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिड्स जो है ये कुछ नेचुरली अकरिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एसिड्स को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो किस तरह से नेचर में अवेलेबल है उससे भी देखा जाता है। कुछ कुछ नेचुरली अवेलेबल है, कुछ है जो मैनमेड है, जिनको बनाया गया है केमिकल। अब मिनरल्स आप बोल सकते हैं जो मिनरल से मिलता है, ठीक है, बहुत सारे लैब्स में भी बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बायोकेमिकल है। तो यहाँ देख सकते हो कि जैसा बोले कोई कोई चीज का फूड का जो है ना टेस्ट खट्टा रहता है क्योंकि उसमें एसिड रहता है, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर चाउमीन में डालाता है, साइट्रिक एसिड ऑरेंजेस लेमन्स, ब्यूट्रिक एसिड रैंसिड बटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज एंड एंड्स। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि बहुत सारे इंट्रेंस टेस्ट जो हो गए ना 11th के बहुत सारे स्कूल्स में, उसमें जो है ना ये क्वेश्चंस पूछता है कि इसमें रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क, है ना, मिल्क जब दही हाँ, हाँ बोल सकते दही, मेलिक एसिड एप्पल्स, ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल, ओलैक्सिक एसिड और सॉरी ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज, स्टीयरिक एसिड फैट्स, टार्टरिक एसिड्स ग्रेप्स, टमरिंड एप्पल्स, यूरिक एसिड है यूरिन। कोई दिक्कत, यूरिक एसिड है यूरिन, यूरिक एसिड किसमें है, यूरिन में। अब इन सब में याद रखिएगा आपको फॉर्मूला, तो ये एक होमवर्क मेरे तरफ से लेते जाओ और इसको याद करके लाना। इसमें सबका फॉर्मूला इन सब एसिड्स का वो याद हो जाना चाहिए तुम लोग, ठीक है। तो दिक्कत, जैसे एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड है। इसी तरह सबका लिख करके अच्छे से याद करना है, नोट्स में आप लोगों को लिखना है, होमवर्क है, याद रखिएगा आप लोग क्या है, होमवर्क है। कोई डाउट है ना, नेक्स्ट, हाँ बोलो। ग्रेप्स, ग्रेप्स के बाद ग्रेप्स नहीं होता, ग्रेप्स होता है। ग्रेप्स के बाद लिखा है टैमरिंड और उसके बाद लिखा है एप्पल्स। क्या होता है, ठीक है। एप्पल्स में मैलिक एसिड है, हाँ एप्पल्स में दोनों रहता है,
क्लियर है, ज्यादा क्वांटिटी में मेडिक एसिड है तो दिक्कत, ठीक है। हैव अ एप्पल ए डे, कीप अ डॉक्टर अवे, ठीक है, कुछ कारण है, अभी समझ में आएगा, ठीक है। एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड्स which contain one or more hydrogen atoms and when dissolved in water produce hydronium ions। जैसा कि आप पिछले क्लास में भी बताए थे, जैसे मान लो कोई एसिड है, कोई H+ दिया, लेकिन H+ किस में देगा, एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में पानी होगा, क्या होगा, पानी। तो उस H2O मॉलिक्यूल्स के साथ ही ना ये मिल करके H3O+ आयन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है, H3O+ आयन बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक है। जब आप लोग 11th में जाओगे तब इसका जो है ना हम लोग स्ट्रक्चर बात करेंगे ना, किस तरह से ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड, लोन पेयर रहता है, लोन पेयर को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन, तब जाके बनता है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स है और ये H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो दिक्कत यहाँ पे, तब जाके बनता है H3O+। देखो H3O+ क्यों बना, ये भी समझ में आ रहा है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये न्यूट्रल है। ये क्या आपका न्यूट्रल है, किसी को दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ रहा है। उसके बाद द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एट फर्स्ट द एसिड मॉलिक्यूल फर्निशेस हाइड्रोजन आयन। जैसा कि बोले एसिड से क्या मिलता है, H+ और ये H2O के साथ मिलकर क्या बनाता है, H3O+, दैट इज H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, बट दिस H+ आयन कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, therefore it combines with water molecule to form hydronium ion। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। This hydrated ion can now exist independently in solution। हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। देखो ये डेफिनेशन अभी तक चल रहा है, लेकिन ऐसा हम बता चुके हैं, आगे के चल के आगे पता चलेगा कि हाइड्रोजन एसिड में होगा, ये जरूरी नहीं। कोई डाउट है, आगे बढ़े, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे समझते हैं। पहले तो एक नोट है, नोट क्या बोल रहा है कि H3O+ आयंस जो होता है इसको आप OH3+ आयंस लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि वैसे भी जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन की वजह से। क्यों है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, विद वाटर विच इज न्यूट्रल। तो वाटर न्यूट्रल है, H+ दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको H3O+ लिखने से अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे, OH3+ लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नहीं, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट है। चार्ज वैसे पूरे मॉलिक्यूल में क्या रहता है, फैलता है, ठीक है, लेकिन किसी चीज के ऊपर भी एक चार्ज बना रहता है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन, एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। ऑर्गेनिक एसिड्स, सोर्सेस मतलब समझ में आ रहा है ना, कहाँ से पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ नेचुरली पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिड्स which are obtained usually from plants are called organic acids। they contain carbon atom along with hydrogen atom। देखो दो चीज का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, तो याद कर लीजिए, ऑक्सैलिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। अभी तुरंत हम बताए थे ना, याद है, ये रहा ऑक्सैलिक एसिड किसमें है आपका, ठीक है, और क्लियर, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है, they are weak acids and they do not ionize completely in solution, so they contain ions as well as solvents। कहने क्या मतलब, देखो याद रखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वो आपका तीन तरीके से, दो तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो समझ रहे हो ना, ऐसा कोई भी केमिकल जिसको पानी में डिसॉल्व किया गया हो,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जनरली आयनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आयंस में डिसोसिएट करने चाहिए, इसमें डिसोसिएट करने चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप आयनिक सॉल्यूशन समझ सकते हैं, ठीक है। वो एसिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, बेसिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या होता है ना, जो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का क्या मतलब होता है, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, है ना। आप इसको लिख सकते हो, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, dissociates completely in its aqueous solution, completely in their aqueous solution। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक एसिड कितना, बोलोगे सर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, क्या किया तुमने, सॉल्यूशन लिया, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स है HCl के। एक एग्जांपल बता रहे हैं, जो सॉल्यूशन तुमने लिए वो सॉल्यूशन में क्या होगा, HCl होगा और पानी होगा। सपोज कर लेते हैं उसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे HCl जो तुमने लिए, ठीक है, जो तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया होगा, है ना, जो पानी में सॉल्यूशन बनाया तुमने, वो तुमने 100 मॉलिक्यूल्स थे वहां। तो क्या हर एक मॉलिक्यूल H प्लस और Cl माइनस डिसॉल्व कर जाएगा? हाँ, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप समझ में आया स्ट्रॉन्ग टर्म का मतलब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल सब डिवाइड हो जाएगा, 100 मॉलिक्यूल 100 H प्लस बनेंगे और 100 क्या बन जाएंगे आपके, Cl माइनस बन जाएंगे। यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, इसलिए क्या बोले, कंप्लीट डिसोसिएशन, या फिर आप इसको 100% डिसोसिएशन भी सोच सकते हो। तो क्या सोच सकते हो, 100% डिसोसिएशन। 100% जैसा कोई चीज साइंस में होता नहीं है, तो जनरली जो 100% समझा जाएगा तो 99.8 99.7% भी है, तो उसको 100% मतलब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको समझेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्लियर है, कोई डाउट है? यहाँ पे H2SO4 भी होगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्लियर हुआ। और एक होगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसी तरह में एक, अब इलेक्ट्रोलाइट देखो, इलेक्ट्रोलाइट हम टर्म यूज किए ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आप उसी में एसिड बेस और सॉल्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, और इसी में बोलेंगे वीक सॉल्ट। वीक सॉल्ट मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा है, फिर पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, ऐसा बोल सकते, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मान लो, पहले तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या बोले हम, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मतलब विच, बोलो, which partially dissociates in its aqueous solution, which partially dissociates in its aqueous solution, dissociates in its aqueous solution। क्लियर है? aqueous solution मतलब जब उसको पानी में डालें, फॉर एग्जाम्पल CH3COH। अभी जैसे एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक एसिड्स क्या बोले, वीक एसिड्स, क्या बोले, वीक एसिड। ये डिसोसिएट, अगर मान लो तुम CH3COH ले गए उसको पानी में मिलाए, मान लिया इसके 100 मॉलिक्यूल्स थी, तो इसके 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं करेंगे। पानी में डालने के बाद मान लेते हैं 50 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर गए, मतलब 50 तुमको मिलेंगे H प्लस आयंस, 50 होंगे तुम्हारे उसमें सॉल्यूशन में CH3COO माइनस आयंस, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। तो क्या उस आयन बोलते हैं, CH3CO माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, एसीटेट आयन, ठीक है। और 50 मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे ही उस सॉल्यूशन में रहेंगे, CH3CO। अब क्लियर है? आगे चल के लेवल में पढ़ोगे कि इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम बनता है, क्या बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है। क्लियर है? केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम, तो आगे चलो और इससे हम लोग आगे कल सब समझेंगे, ठीक है ना, कोई डाउट? अभी समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल डिसोसिएशन हुआ, यहाँ सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं किए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जिसका एक्वस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा H प्लस आयंस बनेगा। क्लियर हो रहा है, समझ रहा है? जो जितना जब कम H प्लस आयन जिसमें बन रहा होगा वो क्या होगा, सबसे वीक एसिड होगा।
तो वीक और स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन का टर्म, आप दो वीक एसिड में भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड और CH3COH में ज्यादा अच्छा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो जब ज्यादा डिसोसिएट कर रहा होगा वाटर सॉल्यूशन में, वो क्या होगा आपका, जितना ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा क्या होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, किसी कोई डाउट है इसमें? बढ़िया से क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज को समझ लो। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि एसिड्स व्हिच आर ऑक्सीडेटिव दे आर वीक एसिड्स। क्या लिखा है, पढ़ो अच्छे से, देखो यहाँ दिख रहा है सबको, बोलो दे आर weak acids they do not ionize completely in solution। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता है ना, सो दे कंटेन आयंस। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, अभी एग्जांपल वीक एसिड का दिए, ये यहाँ पे ये सॉल्यूशन में ये दोनों क्या है, आयंस। और ये जो 50 मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही बच गया, ये क्या आयन है, नहीं, ये क्या है आपका मॉलिक्यूल। अब समझ में आया वहां क्या लिखा है, मतलब अगर कोई वीक एसिड को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसमें आपको आयंस भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। सिर्फ क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। कोई डाउट है इसमें, इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये पार्ट भी क्लियर है। इनऑर्गेनिक एसिड्स, इसको मिनरल एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। एसिड्स which are obtained usually from minerals are known as inorganic acids। they do not contain carbon। याद रखिएगा, इसमें कार्बन नहीं होता, इसमें कार्बन नहीं होता है। इनऑर्गेनिक एसिड जो था, वीक एसिड जो आपको बताए थे, जो ऑर्गेनिक एसिड्स था उसमें कार्बन होता है, कोई दिक्कत, लेकिन इसमें कार्बन नहीं होता है। क्लियर है, एग्जांपल HCl H2SO4 HNO, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहने का क्या मतलब हुआ, ये कंप्लीटली आयनाइज करेंगे अपने एक्वा सॉल्यूशन। कोई डाउट है, दे आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। कोई डाउट है, समझ में आ गया सबको। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड। अच्छा ये याद रखना, कार्बोनिक एसिड एक एक्सेप्शन है H2CO3, जिसमें आपका जो आपका क्या है, हाँ वीक मिनरल एसिड है। ये क्या है आपका, वीक मिनरल एसिड। कोई डाउट है, समझ में आ गया है ना। It turns blue litmus pink. It is non-corrosive and used in soft drinks। ये आपका जो आप लोग स्प्राइट वगैरह पीते हो, जो सोडा बोलते हो ना, सोडा बेसिकली यही हो जाता है कार्बोनिक एसिड से, ठीक है। कैसे बनता है, बोलोगे सर ये कैसे बनता है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें डिसॉल्व होता है, ये डिसॉल्व करते हैं किसमें, पानी में। किसमें डिसॉल्व करते हैं, पानी में, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। याद रखिएगा, डिसॉल्व भी नहीं होगा, प्रेशर अगर घटाओगे तो ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कब रहेगा, जब ये अंडर हाई प्रेशर। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक का बोतल जैसे खोलते हो, ढक्कन खुला, 1 घंटा छोड़ दोगे, सारा कार्बोनिक एसिड का जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हो जाएगा, वो चल जाएगा, हाँ बच जाएगा पानी। तो इसलिए ज्यादा बोतल पीते हो तो उसमें सोडा का पता नहीं चलता, पता चलता है वो जो टेस्ट, टैंगी टेस्ट आता है वो आता है क्या, 1 घंटा अगर खुला छोड़ दो बोतल को कोल्ड ड्रिंक करके, नहीं आता। ठीक है, कोई डाउट है, क्लियर है ना, ठीक है। तब ये बनता है आपका क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है आपका, ठीक है। ये चल के आगे चल के इसको रिएक्शन हम लोग समझेंगे, ठीक ना। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन along with हाइड्रोजन। याद रखिएगा अच्छा से, एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन भी हो और क्या हो,
हाइड्रोजन पीओ, उसको हम लोग ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी व्हाट इज ऑक्सी एसिड, क्लियर है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जिस एसिड में हो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। जैसे HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाइड्रेसिड्स नाम क्या है, एक तो बोल रहे स्पेशल देख लो। हाइड्रेसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट एंड नो ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? फिर से बोले, हाइड्रेसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। कोई क्या होगा इसमें? नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा एंड नो ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कोई दिक्कत? ठीक है ना? एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है क्लोरीन और हाइड्रोजन। हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, ब्रोमीन, ये आपका नॉन मेटल हो गया, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? समझ में आ गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या है? डिपेंडिंग ऑन देयर concentration. Concentration of an acid means the amount of acid present in definite amount of its aqueous solution. ठीक है? एक तो सोर्स के बेसिस पे पता है ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा मिनरल एसिड्स। ठीक है? उसके बाद डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन, amount of acid present in a definite amount in its aqueous solution. Concentrated acid, an acid which contains very small amount of water or no water is called concentrated acid. और उसमें डाइल्यूट एसिड क्या होगा? जिसमें ज्यादा पानी हो और कम क्या हो? क्या अब कम कहने का मतलब भाई 10% 5% के बारे में बात करें, 5% के आसपास होगी एसिड और 95% होगा तुम्हारा क्या? पानी। तो वो सब आगे किस कैटेगरी में? डाइल्यूट की कैटेगरी। और कंसंट्रेटेड मतलब 95% एसिड हो या उससे ज्यादा एसिड हो और पानी क्या हो 5% या 5% से कम हो, तब क्या हो गया आपका? कंसंट्रेटेड। वही बोल रहे विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। एन एसिड व्हिच कंटेन्स फार मोर क्या? वाटर, फार मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, उसको क्या बोलेंगे? और एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? उसका कम होगा। ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन। ये हो गया कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है? और ये हो गया आपका डाइल्यूट एसिड। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा से। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है? तो ये हो गया एन एसिड व्हिच कंटेन्स फार मोर amount of water than its own mass is known as dilute acid. इन और अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट में आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लैब के लिए। इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड, एक एसिड को कैसे डाइल्यूट करोगे? पानी मिला के नहीं ना होगा। pour acid into water in small amounts and stir constantly। ये बात याद रखिएगा। माने कि आप बीकर ले लिए पानी का, उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिला। हाँ याद रखिएगा, वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड। कभी भी एसिड बीकर में लेकर तो उसका पानी ऊपर से बढ़ता है, छिटका जो फेंकेगा ना जला दो बॉडी को, ये ध्यान में रखना है। एज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या प्रॉब्लम हो? ज्यादा ही एनर्जी इसमें निकलता है एंड इन दिस प्रोसेस so much heat is produced and the splashing of acid solution may occur also, the container may break which can be fatal and the fatal to the person। कोई दिक्कत? इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। बीकर में क्या लेंगे? पानी पहले। हाँ बीकर में क्या लेंगे? वाटर लेंगे, ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए। और इसमें हम लोग हाँ थोड़ा थोड़ा क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे स्मॉल अमाउंट में। थोड़ा सा डाले फिर स्टर करते रहे, थोड़ा फिर डाले फिर स्टर करते रहे, इस तरह से करना होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? थोड़ा डाल रहे हैं स्टर करते रहे। क्लियर? कोई डाउट है? थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा। नोट, concentration of an acid simply tells us the amount of water present in the acid and not at all the strength of it। याद रखें, कंसंट्रेटेड एसिड कहने का मतलब स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं हुआ।
समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेंथ पता चलता है उसका, स्ट्रॉन्ग जो आपको पता है वो मतलब उसमें कितना है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड जो कंपैरिजन बता रहे थे वो। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। जितना ज्यादा H प्लस आयंस बनेगा उतना अच्छा क्या है, अच्छा क्या है आपका हाइड्रोनियम आयंस, ये बात याद रखिएगा, ना कि हाइड्रोजन आयंस, ये बात नहीं बोला है। क्या बोला है, हाइड्रोनियम आयंस कितना ज्यादा प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा आपका क्या एसिडिटी, या फिर आपका कितना अच्छा एसिड है उस। क्लियर है, कोई डाउट है, समझ में आया। इन इट्स aqueous solution thus dilute HCl is stronger acid than highly concentrated acetic acid, ये बात याद रखिए। आप कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड लो और डाइल्यूट HCl लो, डाइल्यूट HCl तब भी स्ट्रॉन्ग होगा कंसंट्रेटेड वीक एसिड से। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट टर्म को स्ट्रेंथ से रिलेट नहीं करना। कोई डाउट, आप बोलो। बताएंगे इस चैप्टर में, बहुत है आगे करके एग्जांपल, वैसे कुछ है नहीं हमारे पेट में HCl अब खाना पचाता है, खाना नहीं खाओगे तो ऐसा होता है कभी कभी तो एसिड गिरता है पेट में, तो एसिडिटी बढ़ जाए, तो बेस खाते हैं, बेस खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। क्लियर, हाँ क्या चीज़? हम लोग कुछ भी बेस खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जनरली होता है MgO, अब मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, हाँ बेस होता है, ठीक है ना। तो बेसिक तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को खा सकते हैं, तो केमिकल्स बनता है जनरली ऐसा बेस होता है जिसको हम लोग खा सकते हैं, दैट इज नॉट खराब टू आवर बॉडी एंड दैट विल अल्टरनेट वो न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट बन जाएगा। एसिड और बेस में क्या करेगा, उस रिएक्शन का नाम ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है ना, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एसिड का फर्क क्या हो, खत्म हो जाएगा। ये आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। अरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लो आपने डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेटेड आपने लिया एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है कि उसका स्ट्रेंथ से, स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके डिसोसिएशन पे, जो पहले बता चुके कंप्लीटली डिसोसिएशन। तो HCl ही रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और CH3COH आपका क्या रहेगा, वीक एसिड, चाहे वो कंसंट्रेटेड लिया जाए और स्ट्रॉन्ग वाला आपका क्या लिया जाए, डाइल्यूट किया जाए। ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका जो होगा एसिड वो कौन सा होगा, जो ज्यादा डिसोसिएट करेगा पानी। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आया ना, क्योंकि कंसंट्रेटेड में उतने आयंस ही नहीं होंगे, पहली बात H प्लस आयंस होंगे नहीं, वो पानी उतना है ही नहीं कि आयंस में डिसोसिएट कर पाए, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, स्ट्रेंथ से रिलेट ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट बोला क्या है, स्ट्रेंथ से रिलेट। कोई डाउट, आगे बढ़े। थोड़ा अच्छा है, मैंने लिखा क्या, बहुत बढ़िया, चलो ना आवश्यक बोली तो क्या, बहुत पुराना है। The strength of acid depends on the degree of ionization. Degree of ionization यहाँ पे आप देख करके बोलोगे खतरनाक टर्म यूज कर दिया कुछ नहीं, डिग्री का मतलब फ्रैक्शन ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री का क्या है मतलब फ्रैक्शन ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आप ऐसा भी सोच सकते, ठीक है। इसको अल्फा साइन से डिनोट करते हैं, किससे से डिनोट करते हैं, अल्फा साइन, और अल्फा को अगर मल्टीप्लाइड कर दोगे 100 से तो ये हो जाएगा परसेंटेज आयनाइजेशन। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका, अब समझ में आया, जैसे हाफ, फ्रैक्शन हाफ है, हम बोले डिग्री अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, हाफ है, इसका मतलब 50% मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होंगे, आयनाइज हो, कोई दिक्कत, बाकी 50%। क्लियर है ना, हाफ को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो कितना हो जाएगा 50, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हाफ है कहने का मतलब है कि 50% आयनाइजेशन है, कोई दिक्कत। तो दिस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज अ रेशियो and that ratio can be converted into percentage.
क्लियर है। और यही रेशियो से परसेंटेज का कन्वर्जन भी होता है, रेशियो को मल्टीप्लाइड कर देते हैं 100 से, तो क्या बन जाता है आपका परसेंटेज, क्या बन जाता है परसेंटेज बन जाता है। क्लियर है। चलिए, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये हो गया नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन इनटू 100। अब अल्फा आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे 100 कर दिया, तो परसेंटेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका परसेंटेज। अच्छा, डिग्री आपका क्या हुआ अल्फा हुआ। इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा फॉर एन एसिड base or salt is aqueous solution is greater than 30%, क्या है ग्रेटर देन 30%, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग इफ इट इज लेस देन 30%, इट इज, कोई दिक्कत। अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है 30% से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, और 30% से कम है तो वीक एसिड के कैटेगरी में आता है। क्लियर है। तो और अब ऐसा भी तुम लोग देखो क्वेश्चन अगर मन करेगा इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि मान लो कि कोई एसिड है जो जिसका अल्फा का वैल्यू हम किसके टर्म्स में परसेंटेज बोले कि अल्फा, जैसे कि तुम समझ गए अल्फा को दोनों टर्म्स में डिनोट कर सकते हो, परसेंटेज भी और रेशियो, ठीक है। तो अल्फा हम अगर बोल रहे हैं तो तुम इसको समझना, एक का अल्फा का वैल्यू हाफ है और एक एसिड है उसका अल्फा का वैल्यू 1/3 है, जिसका सेम मास को हम लोग सॉल्यूशन बनाए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो फिर बताओ तो यार स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। अरे ऐसे ही बताओ ना, इन दोनों में कौन बड़ा है, हाफ बड़ा है कि 1/3 बड़ा, फ्रैक्शन का ये जानते हो ना, हाफ फ्रैक्शन बस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ए इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, अरे हाफ और 1/3 में कौन बड़ा है, हाफ बड़ा है। अगर परसेंटेज में देखोगे तो 100 करोगे तो कितना हुआ 50%, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 33.33%। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग इस तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछने का मन करे पूछ देगा टीचर मास्टर, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, कुछ है थोड़ी समझ लेना है बस टर्म को, जो जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा वो उतना क्या होगा स्ट्रॉन्ग। कोई डाउट है, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और तरीका है जिससे हम लोग एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन एसिड का तरीका है डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड is defined as the number of hydronium ions that can be produced by the ionization of one molecule of that acid। कोई दिक्कत, अब इसको समझना है, समझ लो। जैसे मान लो HCl है, तो एक HCl मॉलिक्यूल से कितना H प्लस मिल सकता है, आयनाइज होगा। एक HCl मॉलिक्यूल लिया है, कितना लिया है एक, तो कितना H प्लस मिलेगा, एक ही मॉलिक्यूल है तो कितना H प्लस होगा, एक ही होगा ना, कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो एक H प्लस मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा मोनो बेसिक एसिड। तो डिपेंडिंग, हाँ, तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। कोई दिक्कत, अगर जैसे हम एग्जांपल में पूछेंगे H2SO4 ये क्या है, एक मॉलिक्यूल अगर ले रहे हो H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो फिर कितने हाइड्रोजन उससे आयनाइज होंगे, तो ये क्या हो गया आपका डाई बेसिक। इसका यही क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HCl, तो बेसिसिटी क्या है इसका 1, इसका H2SO4 का बेसिसिटी क्या है, क्लियर हो रहा, कोई डाउट है। तो दोनों बेसिक एसिड्स आयनाइजेशन जो एक थे जैसे कि HCl, पानी में डालोगे तो कितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे एक मॉलिक्यूल से, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से एक ही होंगे, एक ही होगा ना जी, एक मॉलिक्यूल से एक ही H2SO4 में दो होगा तो ये हो गया डाई बेसिक, ट्राई बेसिक भी होगा, इसी तरह में क्या होगा ट्राई बेसिक भी होगा, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है आपका। तो दोनों बेसिक एसिड समझ गए। इसी तरह दो हाइड्रोजन H प्लस मतलब दो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस हुए, कब? जब पानी में डाले। अच्छा याद रखिएगा, जैसे मान लो डाई बेसिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि डाई बेसिक कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका बेसिसिटी क्या होगा, टू होगा। मतलब क्या निकल रहा होगा, हो सकते हो जैसे H2SO4 है, तो याद रखिएगा ये रिएक्शन भी दो स्टेप में होता है। रिएक्शन भी कितने स्टेप में होता है, दो। तो H2SO4 को जब पानी में डालोगे, ठीक है, तो पहले आपका बनेगा H3O प्लस प्लस, अब प्लस आपका बनेगा HSO4 माइनस। क्या बनेगा, HSO4 माइनस। इसको बाई सल्फेट आयन बोलते हैं, फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन बोलते हैं। तो बोलते हैं बाई सल्फेट आयन या फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है, इसको बोला जाता है बाई सल्फेट आयन या फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। बाई सल्फेट बोला जाता है या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है ना। अब देखो ये दो स्टेप पे होता है, अगला एक स्टेप। कहने का मतलब डाई बेसिक एसिड कहने का मतलब हुआ है कि दो बार में एक हाइड्रोजन एक बार में निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा बार में। तो फिर जाके HSO4 एक बार और आयनाइज होगा, HSO4 माइनस आपका एक बार और आयनाइज होगा, है ना। तब क्या बनेगा आपका, एक और मॉलिक्यूल बनेगा H3O प्लस का। कितना बना, H3O प्लस का। और एक और क्या बनेगा, एक और क्या बनेगा, एक बनेगा आपका SO4 2 माइनस। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 का कितना H3O प्लस दिया, एक और दो, यानी कि दो हाइड्रोजन हटा, तो इसका मतलब है डाइबेसिक। सिमिलरली अगर ट्राई बेसिक कहेंगे करेंगे तो वो कितना बार में डिसोसिएट होगा, कितने रिएक्शंस में, तीन स्टेप्स में होगा। समझ में आ गया ना, ट्राई बेसिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल H3PO4 आप सोच सकते हो ट्राई बेसिक, किसमें सोच सकते हो, ट्राई बेसिक में। आप एग्जांपल में एक सोच सकते हो, ट्राई बेसिक में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, हाँ फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो नाम सब याद रखना भाई, है ना, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है, तीन। तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे डिसोसिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। तो तीन स्टेप्स में होगा, तो पहले एक हटेगा तो एक बार बनेगा आपका H2PO4, सही है, ये बनेगा आपका -1। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा बनेगा, वो बनेगा HPO4 -2। और लास्ट में जाके फॉस्फेट आयन आपको मिलेगा PO4 3 माइनस। तो कितने स्टेप्स में डिसोसिएट हुआ, तीन स्टेप्स में डिसोसिएट। तो याद रखिएगा जितना बेसिक बोल रहे हैं इसे, जितना बेसिसिटी होगा उतने स्टेप्स में डिसोसिएशन होगा, उतने हाइड्रोजन डिसोसिएट होंगे। तो दिक्कत H3PO4, क्लियर है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। It must be emphasized here that basicity of an acid depends not on the number of hydrogen atoms. ये बात ध्यान में रखना है, हाइड्रोनियम आयंस कितने बन रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है, क्या बन रहे हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड। क्लियर है ना, ये कभी नहीं सोचना है कि उसमें कितने हाइड्रोजन है। तुम देखे मॉलिक्यूल में एसिड में कितने हाइड्रोजन है, तुम बोल दिए उसका बेसिसिटी, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल H3PO3 एक एग्जाम्पल है, H3PO3 है ना, फॉस्फोरस एसिड, इसका बेसिसिटी क्या होगा, 3 नहीं होगा, इसका बेसिसिटी 2 है। इसमें दो ही हाइड्रोजन डिसोसिएट होते हैं, एक हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होता है, एक हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखें। तो जितना हाइड्रोजन एसिड में दिख रहा है जरूरी नहीं है कि सारा का सारा क्या हो जाए, डिसोसिएट। नेचुरली ऐसा मतलब वैसा बनाया गया है H3PO, क्या क्यों नहीं होता है, अगर इसको बोलोगे आप जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे समझा सकते। H3 डाई बेसिक एसिड है, ये आपका क्या है, डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो दो OH वाले हाइड्रोजन है ना, जो ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं, वो दोनों हाइड्रोजन H प्लस बन के हटते हैं। लेकिन फॉस्फोरस के साथ जो हाइड्रोजन लगा है ना, ये नॉट रिप्लेसेबल होता है। कहने का मतलब है कि फॉस्फोरस सेंट्रल के साथ वाला नहीं होता डिसोसिएट। अब समझ में आ रहा है ना,
डिसोसिएट कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है। इसको आप बोल सकते हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगा हुआ था इसलिए भी हट गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, एक और कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं एसिड बेसिस के बारे में। ठीक है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आप ऐसा सोच सकते हो इसको। देखो क्या होता है ना कि आप एक बात बताओ मेरे को, बहुत सारे एटम है, इसमें आपको OH दिख रहा होगा, दिख रहा है OH? क्या ये बेस है? कंफ्यूजन है ना? हाँ, H3PO3, कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? अच्छा, H2SO4, H2SO4, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, OH, इसका मतलब क्या है कि हाँ बेस है, बेस है। क्या ये बेस है? इसके पास OH है भाई, क्या ये बेस है? एसिड के डेफिनेशन या बेस के डेफिनेशन को सिर्फ कभी स्ट्रक्चर में ये देख के मत समझना कि हाइड्रोजन है या फिर OH है। इसमें समझा जाता है जब उसको पानी में डाला जाता है और डिसोसिएट क्या हो रहा है वो देखा जाता है। तो अगर ये बॉन्ड यहां से टूटा तो क्या बना? क्या डिसोसिएट हुआ? H+ OH का बॉन्ड टूटा तो क्या डिसोसिएट हुआ? H+, तो ये भैया एसिड है। क्या है? एसिड है। लेकिन यही जब NaOH लोगे, क्या लोगे? NaOH, ये बेस है, यहाँ भी तो सेम है, NaOH सेम जैसा ही बॉन्ड है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ इसको जब पानी में डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक, तो क्या मिलेगा आपको? OH-, तो ये क्या हो गया आपका? बेस। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो सिर्फ स्ट्रक्चर में OH दिख रहा है ना, तो बेस नहीं समझ लेना। एक्चुअली पानी में डालने में वहां OH डिसोसिएट होगा कि H+ डिसोसिएट। अच्छा, एक और यहाँ पे हम टेक्निक बता देते हैं समझने का। नन मेटल के साथ अगर OH लगा हुआ है तो H+ होगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नन मेटल, वो तो होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? उसके बाद NaOH है ना, इसको भी देखने का तरीका, मेटल के साथ अगर OH लगाओ तब क्या होगा? OH निकलेगा, मतलब बेस होगा। और नॉन मेटल के साथ OH लगाओ, इसका मतलब वो क्या होगा? एसिड होगा। कोई दिक्कत? HNO3, इसके साथ OH लगा होगा, HNO3 स्ट्रक्चर समझ सकते हो? अच्छा, अब ये भी समझ गए H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक और OH हो जाएगा तो हो जाएगा H3PO। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? P डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, OH और एक OH, क्या हो गया ये आपका हो गया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3 ये हो गया आपका फॉस्फोरस एसिड। ये क्या कौन सा एसिड हुआ? फॉस्फोरस एसिड, जो आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, ऐसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, मतलब H2SO4 ऑक्सी एसिड। कोई दिक्कत? क्लियर है? और समझ में आया ना कि हर एक OH दिखता हुआ स्ट्रक्चर आपको बेस में, और सिमिलरली हर हाइड्रोजन इसी एसिड का डिसोसिएट नहीं करे। कहने का मतलब मॉलिक्यूल में जितना हाइड्रोजन दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि उसका बेसिसिटी भी उतना हो। फॉर एग्जांपल H3PO, वो डाई बेसिक है लेकिन उसके पास 3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बढ़िया, समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चालू करेंगे बेस को समझने से। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। कोई डाउट है? समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू।